वीडियो में देख रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन खरीदारी करते होंगे। ऑनलाइन खरीदारी नहीं भी करते होंगे तो लोकल मार्केट से ऐसा सामान तो जरूर खरीदते होंगे जो देश के कहीं दूसरे हिस्से से बन के आता होगा। आपने कभी ये सामान खरीदते हुए सोचा है कि इसमें मुझे अगर 7 से 8% का डिस्काउंट मिल जाए तो कितना बढ़िया रहता। कभी ना कभी तो आपने सोचा होगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये डिस्काउंट आपको मिल भी रहा है लेकिन बस दिख नहीं रहा है, इस डिस्काउंट के लिए किसी को अपनी कॉस्ट कम नहीं करनी पड़ रही है और ना ही कोई ऑफर्स लॉन्च करने पड़ रहे हैं। आखिर ये हो कैसे रहा है और इसमें देश की रेलवे का कितना बड़ा हाथ है, ये मैं आपको जल्दी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जानिए कि ये कॉस्ट घटी कैसे है और कैसे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा लेसन जान लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे तय होती है। इसके मोटा माटी 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है उसे बनाने की लागत। इसमें कच्चा माल, लेबर, बिजली और बेसिकली प्रोडक्शन से जुड़ी चीजें शामिल होती हैं। इस प्रोडक्ट की कॉस्ट का दूसरा कंपोनेंट होता है लॉजिस्टिक्स, यानी कैसे ये प्रोडक्ट फैक्ट्री से आप तक पहुंचता है, उसका भाड़ा। फिर आते हैं सरकार के टैक्सेस और फिर आता है प्रॉफिट यानी मुनाफा। अब इसमें अगर किसी एक भी कंपोनेंट में बढ़ोतरी हो जाए तो प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी और घट जाए तो कीमतें नीचे आएंगी। लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट तो रेयरली ही घटती है, टैक्सेस भी रोज कम नहीं होते हैं और कोई भला अपना प्रॉफिट कितने ही दिन छोड़ देगा। यहाँ पर बचता है लॉजिस्टिक्स, यानी अगर किसी प्रोडक्ट को 500 किलोमीटर दूर भेजने में कल तक 1000 रुपये लग रहे थे और आज 800 रुपये लगे तो ये प्रोडक्ट आपके लिए थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का लेसन यहीं पर खत्म होता है और अब हम आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट पर। मैंने आपको जिस डिस्काउंट की बात एकदम शुरू में बताई थी वो असल में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है। देश में बीते 10-12 वर्षों में सुधरे इंफ्रा के चलते लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट ड्रामेटिकली ढंग से कम हुई है। कई सारी स्टडीज ने बताया है कि कुछ वर्षों पहले तक हमारी जीडीपी में लॉजिस्टिक्स यानी किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोडक्शन से कस्टमर तक मूव करवाने का खर्चा टोटल कॉस्ट का 14% था। अगर हम किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट की बात कर लें तो इस कॉस्ट में उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका गोडाउन में रखने का खर्चा, उसका डॉक्यूमेंटेशन और इन्वेंट्री जैसी चीजें होती हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा खर्चा होता है ट्रांसपोर्टेशन का। DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के संबंध में टोटल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का लगभग 60% हिस्सा होता है ट्रांसपोर्टेशन। आज के समय में भारत की जीडीपी में लॉजिस्टिक्स का हिस्सा है लगभग 7.97% का, यानी ये कुछ वर्षों में काफी रिड्यूस हुआ है। यहीं से हमारी कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। ये तो किसी रिपोर्ट में लिखा हुआ आ गया कि कुछ वर्षों में भारत की लॉजिस्टिक्स रैंकिंग सुधरी है, उसकी कॉस्ट घटी है, लेकिन इसके पीछे आखिर क्या मेहनत हुई है वो शायद ही अखबारों की सुर्खियों में जगह पाए। मैं आपको इस कहानी से पहले एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। नीति आयोग की एक रिपोर्ट कहती है कि 1 टन माल को अगर रोड के रास्ते से मूव किया जाए तो उसकी कॉस्ट होगी ₹2.58। लेकिन यही काम अगर रेल यानी मालगाड़ी से किया जाए तो ये कॉस्ट होती है 1.41 पैसे प्रति टन। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि ट्रेन से मूवमेंट में लगभग आधा पैसा बचता है। तो बेसिक सा लॉजिक ये है कि हमें रेलवे से ज़्यादा फ्रेट मूवमेंट करना चाहिए, लेकिन ये बिना रेलवे इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट के तो होता नहीं है। और यही फैक्ट है जिसने हमारे देश में लॉजिस्टिक्स को बदला है। सबसे पहले समझिए कि पिछले 10 साल में लॉजिस्टिक्स मामले में रेलवे ने क्या बदला है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा हार्ड डेटा बताऊंगा। सबसे पहले समझिए कि आज रेलवे साल 2014 के मुकाबले लगभग 60% ज़्यादा फ्रेट कैरी कर रहा है। यहाँ साल 2013-14 में रेलवे के जरिए 1053 मिलियन मीट्रिक टन फ्रेट मूव हुआ था, तो वहीं साल 2025-26 में ये नंबर था 1670 मिलियन मीट्रिक टन, यानी 12 वर्षों में लगभग 60% की ग्रोथ। और इसी के साथ भारत ने अमेरिका और रूस को रेलवे फ्रेट के मामले में पीछे छोड़ दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ माल ढोने तक ही लिमिटेड नहीं है। आज से 10-15 साल पहले तक अगर आपके मन में मालगाड़ी का चित्र उकेरने को कोई कहता तो वही कोयला लदे हुए नीले वैगन आपके दिमाग में आते। अभी ये तस्वीर काफ़ी बदली है। रेलवे ने लॉजिस्टिक्स को सही करने के लिए सबसे बड़ा कदम जो उठाया है वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स कैसे बने, इनमें कितना पैसा लगा, ये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, ये सब जानकारी अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका असर क्या है। 2800 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे फ्रेट कॉरिडोर्स अब लगभग देश का 13% फ्रेट हैंडल करते हैं। रेलवे का डेटा कहता है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर लगभग 400 ट्रेन रोज चलती हैं और डीएफसी पर चलने वाली फ्रेट ट्रेन बाकी मालगाड़ियों से एकदम अलग इसलिए भी हैं क्योंकि उनका टाइप और स्पीड दोनों कहीं अलग हैं।
DFC पर चलने वाली फ्रेट ट्रेन्स की एवरेज स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। जहां एक कन्वेंशनल फ्रेट ट्रेन की स्पीड लगभग 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, तो वहीं फ्रेट कॉरिडोर पर चलने वाली ट्रेन्स की स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। इससे फ्रेट जल्दी डिलीवर होता है। इनफैक्ट फ्रेट कॉरिडोर्स को कन्वेंशनल रेलवे के मुकाबले कहीं ज़्यादा एडवांटेज है। यहाँ एक फ्रेट ट्रेन लगभग 4000 टन माल लेकर जाती है और कभी कभी ये नंबर 5000 भी पार हो जाता है। लेकिन कन्वेंशनल इंडियन रेलवे की लाइंस पर चलने वाली फ्रेट ट्रेन्स में ये नंबर 3000 के आसपास रहता है। अब इससे ये होता है कि कोई भी फ्रेट जल्दी डिलीवर होता है और इससे उसकी डिलीवरी कॉस्ट घटती है। और मैंने आपको ऊपर समझाया था कि ट्रेन से 1 टन माल मूव करना रोड से माल मूव करने के मुकाबले लगभग आधा कॉस्ट करता है। तो जब किसी कारोबारी का फ्रेट टाइम पर भी डिलीवर होता है तो वो सड़क छोड़कर रेलवे पर शिफ्ट होता है। और मुझे ये बताने की ज़रूरत शायद नहीं है कि ये पूरा फ्रेट कॉरिडोर इसी सरकार के कार्यकाल में बना भी है। साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, जो फ्रेट कॉरिडोर के नाम पर पूरी ज़मीन तक अधिग्रहित नहीं हो सकी थी, लेकिन अब चाहे ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर हो या वेस्टर्न, दोनों शुरू है और लगातार माल ढो रहे हैं। इन दोनों कॉरिडोर्स ने भारत के लॉजिस्टिक्स के सीन में बड़े बदलाव लाए हैं और इन्होंने ये राह भी दिखाई है कि आगे का हमारा भविष्य कैसा होने वाला है। लेकिन यहाँ एक बात हमें समझनी ज़रूरी होगी, डेडिकेटेड रेलवे का जहाँ मॉडर्न फ्रेट फेस है, तो वहीं अभी भी इंडियन रेलवे खुद ही बड़े स्तर पर फ्रेट मूवमेंट करता है। और यहाँ भी पिछले 10-12 वर्षों में बड़े बदलाव हुए हैं। रेलवे ने अपने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी पैसा खर्च किया है और इससे लॉजिस्टिक्स में बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। ये मैं आपको सैंडविच स्ट्रेटेजी की तरह समझाता हूँ। जैसे किसी सैंडविच के कई सारे लेयर्स होते हैं, उसी तरह रेलवे में भी फ्रेट मूवमेंट के कई सारे लेयर्स होते हैं। सबसे पहला लेयर होता है बेस यानी ट्रैक्स, मेरी और आपकी भाषा में कहें तो पटरियाँ। अगर पटरियाँ अच्छी हालत में नहीं हैं तो रेलगाड़ियाँ चलेंगी कैसे? अगर वो मजबूत नहीं है तो उन पर भारी भरकम ट्रैफिक कैसे मूव होगा? कैसे उन पर हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी? डेटा कहता है कि साल 2014 से 54,000 किलोमीटर ट्रैक को पूरी तरह रिन्यू कर दिया गया है। जहां 2014 तक देश का 60% रेलवे नेटवर्क 110 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की रफ्तार के ट्रेन को नहीं झेल सकता था, तो आज देश का 81% रेलवे नेटवर्क ऐसा है जिस पर स्मूथली 130 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन चलाई जा सकती हैं। इनफैक्ट लगभग 23% नेटवर्क ऐसा है जिस पर ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तेज चलाई जा सकती हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि फ्रेट ट्रेन को स्पीड की नहीं बल्कि मजबूती की जरूरत है, तो भला स्पीड बढ़ने से किसी फ्रेट ट्रेन को क्या फायदा? इसका भी आंसर है मेरे पास। इन ट्रैक्स की सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ाई गई बल्कि इनमें नए 60 kg वाले 90 UTS के रेल्स यूज हो रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा टेक्निकल जार्गन जैसी लगी होगी। ऐसे में समझिए कि इस नई ट्रैक का हर एक मीटर 60 किलोग्राम का है। पहले ये 50 किलोग्राम के आसपास हुआ करता था। अब आते हैं 90 UTS पर। UTS का मतलब है यूनिक टेंसाइल स्ट्रेंथ। बेसिकली किसी रेलवे की पटरी का 1 स्क्वायर मिलीमीटर कितना भार झेल सकता है। अब नई रेल ट्रैक्स में 1 स्क्वायर मिलीमीटर लगभग 90 किलो का भार झेल सकता है। इससे पहले ये 72 किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर हुआ करता था। यानी अब रेल पटरी ज़्यादा भार सह सकती है। ज़्यादा भार आने पर जल्दी क्रैक नहीं होती है, जल्दी वो घिसती नहीं, और इसके चलते फ्रेट ट्रेन ज़्यादा माल लेकर मूव कर सकती हैं। लेकिन सिर्फ एक पटरी को मजबूत करने से काम नहीं चलता। मैसिव ट्रैफिक हैंडल करने के लिए आपको कई सारी पटरियाँ चाहिए होती हैं। अब बारी आती है मल्टी ट्रैकिंग की। अगर आपने पटरी मजबूत भी कर दी लेकिन पूरे रूट पर सिर्फ एक ही ट्रैक है तो आपको ट्रैफिक ही नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए आपको मल्टी ट्रैकिंग की ज़रूरत हमेशा होगी। रेलवे ने साल 2014 से लेकर अब तक लगभग 15,000 से 18,000 किलोमीटर तक के ट्रैक्स डबल या मल्टी ट्रैक कर दिए हैं। इसका फायदा यह है कि अब आप उतनी ही दूरी में दोगुनी ट्रेन चला सकते हो। ट्रेन्स पैरेलली एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, उन्हें किसी स्टेशन पर रुकने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने आपको 2 लेयर्स बताए। अब आती है बारी बीच वाली यानी सबसे मेन लेयर की। ये लेयर है रोलिंग स्टॉक्स यानी डिब्बे और इंजन। ये डिब्बे और इंजन ही हैं जो मेन काम करते हैं और उन्हें बिना इम्प्रूव किए कुछ भी नहीं हो सकता है। इस फ्रंट पर अगर बात की जाए तो साल 2014 से अब तक 2 लाख से ज़्यादा नए मालगाड़ी वाले डिब्बे प्रोक्योर किए गए हैं। सिर्फ डिब्बे ही नहीं बल्कि वैग 12B और वैग D9 जैसे सुपर मॉडर्न और पावरफुल लोकोमोटिव्स भी रेलवे ने इंट्रोड्यूस किए हैं। ऐसे लगभग 2000 लोकोमोटिव्स ऑर्डर किए गए हैं। इनमें से लगभग 1000 अभी सर्विस में हैं। इनमें से एक साइमंस इंजीनियरिंग ने बनाया है तो दूसरे को अल्स्टॉम ने।
यही नहीं बल्कि भारत ने खुद भी वैगनाइन ट्विन जैसे इंजन डेवलप किए हैं। ये सारे लोकोमोटिव्स ज़्यादा फ्रेट तेज स्पीड में ले जा सकते हैं। और सिर्फ लोकोमोटिव्स ही नहीं बल्कि वैगन्स को भी अपग्रेड किया गया है। एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2004 से 14 के बीच हर साल 13,262 वैगन्स का उत्पादन हर साल होता था, तो अब यही नंबर 15,875 हो चुका है। और साल 2024-25 में तो देश में 41,000 से ज़्यादा वैगन्स बने। यानी रेलवे को लगातार नए वैगन्स मिल रहे हैं और ये वैगन्स हाई कैरिंग कैपेसिटी के साथ भी आते हैं। यानी पहले जहां एक मालगाड़ी के डिब्बे में 60 टन तक का माल लोड होता था, तो अब ये नंबर 80 टन हो चुका है। तो कुल मिलाकर पहले जितनी बड़ी ही मालगाड़ी अब ज़्यादा फ्रेट लेकर जाती है। और इसके अलावा एनएमजी रेक्स हों या स्पेशल कार्गो रेक्स, रेलवे ने अपना पूरा ढांचा बदल दिया है। साल 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो रेलवे ज़्यादातर कोयला, सीमेंट, अनाज और फर्टिलाइजर जैसे लो रिस्क सामान ढोता था। आज रेलवे से कार्स भी ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। आज रेलवे का फेस डबल स्टैक कंटेनर है। और मैंने आपको रेलवे के फ्रेट मूवमेंट को समझने के लिए सैंडविच का उदाहरण दिया था। मैंने आपको इस रेलवे के 2 लेयर्स बताए। अब मैं आपको सबसे ऊपरी लेयर बताता हूँ और ये लेयर है ऑपरेशन। आप पटरियाँ अच्छी कर लीजिए, नए लोकोमोटिव्स बना लीजिए, नए वैगन्स बना लीजिए, लेकिन जब तक आपके ऑपरेशंस ठीक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं सुधरेगा। रेलवे ने अपने ऑपरेशंस भी काफ़ी एफिशिएंट बनाए हैं। जैसे पहले अगर किसी कारोबारी को अपना माल रेलवे से भेजना हो तो उसे पूरी की पूरी मालगाड़ी बुक करनी पड़ती, भले उसे ज़रूरत उसमें से सिर्फ 20 डिब्बों भर की हो। थोड़ी बहुत इसमें रिलैक्सेशन जो थी भी तो एकदम बिजनेस फ्रेंडली नहीं थी। जैसे आपको एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही मिनी रेल बुक करने दी जाएगी, आपको कितनी जगह माल उतारना है इस पर भी बंदिशें रहेंगी। लेकिन अब ये भी बदला जा चुका है। कोई कारोबारी छोटी मालगाड़ी बुक करके कितनी भी दूर माल भेज सकता है, और यही नहीं बल्कि उसमें से कौन सा माल कहाँ उतरना है ये भी डिसाइड कर सकता है। ऑपरेशंस मजबूत करने का बड़ा पार्ट होता है डिसीजन मेकिंग। पहले रेलवे में क्या, कितना, कैसे होगा, इस पर पूरी तरह दिल्ली में बैठे अधिकारी निर्णय लेते थे। लेकिन अब जोनल लेवल पर रेलवे का भाड़ा क्या होगा ये अधिकारी तय कर सकते हैं और मार्केट से कम्पीट करने के लिए 30% तक का डिस्काउंट भी दे सकते हैं। बेसिकली इन सबसे रेलवे ने ऑपरेशंस एफिशिएंसी मजबूत की है और साथ ही गति वाहन, किसान रेल जैसी स्पेसिफिक सेवाएं चलाई हैं जो किसी एक खास कमोडिटी को टाइम बाउंड मैनर में उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं। रेलवे की ये बिजनेस फ्रेंडली अप्रोच उसे लॉजिस्टिक्स फ्रेंडली बना रही है। और यहाँ पर ये जिक्र करना गलत नहीं होगा कि पहले जिस रेलवे को सिर्फ एक सरकारी पुरानी संस्था की तरह देखा जाता था, आज उसे एक ऑपरेशन एफिशिएंसी के साथ रन करने वाली एंटिटी की तरह देखा जा रहा है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे मोदी सरकार और विशेषकर वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी बड़ा हाथ है। इस पूरे बदलाव का नतीजा ये है कि रेलवे कहीं ज़्यादा फ्रेट कैरी करती है और तेज़ी से करती है। इससे ये होता है कि लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट घटती है और जो सामान पहले हम तक महंगा पहुंचता था अब वो तेज़ी से पहुंचता है और उसको मूव करने में कम कॉस्ट आती है। और मैंने आपको जो इनविजिबल डिस्काउंट की बात शुरू में बताई वो इनेबल हो पाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऑप इंडिया।